इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज की ये चर्चा जीव विज्ञान और आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स पर आधारित है। हाँ, वंशागति और इस प्रकृति में पाई जाने वाली अद्भुत विविधता के कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स और रिसर्च हैं हमारे पास। और ये विषय मतलब ऐसा है जो हम सभी के अस्तित्व से जुड़ा है। सही बात है। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आया ही होगा। क्या कभी ये सोचा है कि एक हाथी हमेशा एक छोटे हाथी को ही जन्म क्यों देता है? हाँ, किसी और जानवर को क्यों नहीं? बिल्कुल। या फिर आम के बीज से हमेशा आम का ही पौधा क्यों उगता है? माता पिता और उनके बच्चों में इतनी समानता कैसे होती है और फिर भी वे एक दूसरे की हूबहू कार्बन कॉपी क्यों नहीं होते? ये जीव विज्ञान का सबसे बुनियादी और सबसे रहस्यमयी सवाल रहा है। और अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो इंसानों को इसके बारे में बहुत पहले से ही कुछ हद तक जानकारी थी। अच्छा। हाँ, ये जानकर हैरानी होती है कि 8000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ही हमारे पूर्वजों को ये पता चल गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही पीढ़ियों में विविधता आती है। मतलब उन्हें उस समय भी जेनेटिक्स का आइडिया था। उन्हें इसके पीछे के वैज्ञानिक आधार, मेरा मतलब है क्रोमोसोम या डीएनए का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वे इस प्राकृतिक विविधता का इस्तेमाल करना बखूबी जानते थे। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हजारों साल पहले भी लोग जेनेटिक्स का व्यावहारिक इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब बिना किसी आधुनिक लैब के कैसे संभव हुआ? इसका एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है पंजाब की साहिवाल गाय। साहिवाल गाय। हाँ, हमारे पूर्वजों ने जंगली गायों की आबादी में पाई जाने वाली प्राकृतिक विविधताओं को ध्यान से देखा। जो गाय ज्यादा दूध देती थीं या बीमारियों से बची रहती थीं, उन्होंने उन विशेष गुणों को पहचाना। समझ रहा हूँ। और सिर्फ उन्हीं गायों की ब्रीडिंग करवाई। इसे जीव विज्ञान में आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। इसी लंबी प्रक्रिया के जरिए पीढ़ियों दर पीढ़ियों साहिवाल जैसी उन्नत नस्ल तैयार की गई। कमाल है। उन्हें ये नहीं पता था कि जीन कैसे काम करते हैं, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि सिर्फ बारीकी से देखकर उन्होंने इतनी सटीक ब्रीडिंग कर ली। तो आज का मिशन यही है कि हम उस विज्ञान की गहराई में उतरें जो हमारे पूर्वजों के लिए एक रहस्य था। हम ये समझेंगे कि माता पिता से बच्चों में गुण या ट्रेट्स आखिर ट्रांसफर कैसे होते हैं। बिल्कुल। और इस विज्ञान को एक ठोस आधार देने वाले व्यक्ति का नाम था ग्रेगर मेंडल। हाँ, मेंडल। 1856 से 1863 के बीच पूरे 7 सालों तक मेंडल ने एक मठ के बगीचे में मटर यानी गार्डन पीस पर अनगिनत प्रयोग किए। जरा सोचिए, कोई इंसान सालों तक सिर्फ मटर के पौधों की गिनती कर रहा है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि मेंडल का काम करने का तौर तरीका उस समय के पूरे जीव विज्ञान से बिल्कुल अलग था। अलग कैसे? उस दौर में बायोलॉजी का मतलब सिर्फ जीवों को देखना और उनका वर्णन करना होता था, लेकिन जीव विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने के लिए इतिहास में पहली बार मेंडल ने गणित और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया। बायोलॉजी में मैथ? ये तो उस समय के हिसाब से काफी अजीब रहा होगा। बहुत अजीब। उस समय के वैज्ञानिकों के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल था कि कोई पौधों की लंबाई या बीज के रंग को समझने के लिए गणितीय समीकरण कैसे लगा सकता है। हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा सैम्पलिंग साइज लिया जिससे उनका डेटा सिर्फ एक अनुमान न रहकर एक ठोस वैज्ञानिक प्रमाण बन गया। और उनके प्रयोगों की बारीकियां भी बहुत दिलचस्प थीं। उन्होंने मटर की 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज चुनी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब वो पौधे हैं जो कई पीढ़ियों का स्थिर गुण दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा। मेंडल ने 7 विपरीत गुणों वाले जोड़े बनाए। हाँ। जैसे या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीज या तो पीला होगा या हरा। उन्होंने कोई बीज का रंग या बीज की लंबाई नहीं चुनी। हाँ, उन्होंने स्पष्ट विपरीत गुण चुने ताकि नतीजों को गणितीय रूप से मापा जा सके। और इन गुणों के ट्रांसफर को समझने के लिए आज हम जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं वो है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर? हाँ, इसे ब्रिटिश वैज्ञानिक रेजिनाल्ड सी पुनेट ने विकसित किया था। ये केवल कुछ बक्सों का चित्र नहीं है, बल्कि ये जेनेटिक्स का एक वेदर फोरकास्ट या मौसम पूर्वानुमान है। अच्छा, एक भविष्यवाणी की तरह। हाँ, इन बक्सों के जरिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि माता पिता के जीन मिलकर बच्चों में कौन सा गुण लाएंगे, इसकी गणितीय संभावना या प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इन हजारों मटर के पौधों और इन गणितीय बक्सों से मेंडल को आखिर क्या निष्कर्ष मिला?
मेंडल ने वंशावती के कुछ बुनियादी नियम दिए। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। जब मेंडल ने एक लंबे और एक बौने पौधे को क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए, बौनापन कहीं छिप गया। सारे लंबे, एक भी बौना नहीं? एक भी नहीं। लेकिन जब उन नए लंबे पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में बौनापन वापस आ गया। अरे वाह! और यहाँ पौधों का अनुपात 3:1 था, यानी हर 3 लंबे पौधों पर एक बौना पौधा। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यह था कि एक गुण दूसरे पर हावी या डोमिनेंट होता है और दूसरा गुण खत्म नहीं होता है, बस दबा हुआ रहता है। बिल्कुल, जिसे रिसेसिव कहते हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि ये गुण आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे पेंट के 2 रंग मिक्स हो जाते हैं। एकदम सही। और यहीं से दूसरा नियम आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बताता है कि माता पिता के ये फैक्टर, जिन्हें आज हम एलील कहते हैं, वे एक साथ रहने पर भी आपस में ब्लेंड नहीं होते। मतलब ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। हाँ, जब अगली पीढ़ी के लिए गैमेट बनते हैं तो ये एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी सेग्रीगेट हो जाते हैं। और अगर 2 अलग-अलग गुणों को एक साथ परखा जाए, जिसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तो यह अनुपात 9:3:3:1 हो जाता है। 9:3:3:1। जी, मेंडल ने साबित कर दिया कि इनहेरिटेंस कोई जादू नहीं, बल्कि एक गणितीय नियम है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेचर हमेशा मेंडल के इन सीधे और स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट नियमों पर नहीं चलती। सही कहा आपने। मेंडल ने कहा था कि एक गुण हावी होगा और दूसरा दबेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन नाम के फूल में कुछ और ही देखने को मिलता है। हाँ, स्नैपड्रैगन का उदाहरण बहुत ही खास है। जब एक लाल रंग के फूल वाले पौधे को सफेद फूल वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया गया तो नतीजे मेंडल के नियमों से बिल्कुल अलग थे। ना लाल फूल खिले, ना सफेद, बल्कि सारे फूल गुलाबी रंग के पैदा हुए। ये तो सीधा सीधा पेंट मिक्स होने वाली बात हो गई। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये मेंडल के नियम का सीधा अपवाद है। जीव विज्ञान में इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मतलब कोई भी पूरी तरह से हावी नहीं हुआ। बिल्कुल। यहाँ लाल रंग का एलील सफेद पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि एक बीच का रंग यानी गुलाबी रंग उभर कर आता है। प्रकृति इतनी सरल नहीं है कि सब कुछ सिर्फ हाँ या ना में हो। इंसानों में भी तो इसके उदाहरण मिलते हैं ना? हाँ, इंसानों में भी इसके कई बेहतरीन उदाहरण मिलते हैं, जैसे हमारा ABO ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप वाला मामला तो और भी उलझा हुआ लगता है। क्या ये भी अपूर्ण प्रभाविता जैसा कुछ है? नहीं, ये एक अलग ही तरह का मॉलिक्यूलर समझौता है। मानव ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन के 3 अलग-अलग रूप या एलील होते हैं, IA, IB और I। 3 एलील? हाँ। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को माता पिता से IA और IB दोनों एलील मिल जाते हैं। यहाँ कोई भी दूसरे पर हावी नहीं होता और ना ही वे मिलकर कोई तीसरा नया रंग बनाते हैं। तो फिर क्या होता है? इसके बजाय वे दोनों रेड ब्लड सेल्स की सतह पर अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। इस घटना को कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता कहते हैं। अच्छा, इसीलिए AB ब्लड ग्रुप बनता है। बिल्कुल, ये मल्टीपल एलील का भी एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये प्रकृति की जटिलता को दिखाता है। और जटिलता की बात करें तो मानव त्वचा का रंग भी मेंडल के लंबे या बौने पौधे जितना सीधा नहीं है। हाँ, त्वचा का रंग तो और भी जटिल है। त्वचा का रंग सिर्फ गोरा या काला नहीं होता, बल्कि एक पूरा ग्रेडियंट होता है। अनगिनत शेड्स होते हैं। क्या ये भी किसी एक जीन का कमाल है? नहीं, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कमाल है। मानव त्वचा का रंग किसी एक जीन से नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग जीन्स के एक साथ काम करने से तय होता है। 3 जीन्स, A, B और C? हाँ, हर डोमिनेंट एलील अपना रंग जोड़ता जाता है। अगर सारे एलील डोमिनेंट है तो त्वचा का रंग सबसे गहरा होगा, और अगर सारे रिसेसिव हैं तो त्वचा सबसे हल्के रंग की होगी। और इनके बीच के कॉम्बिनेशंस? इनके बीच के अनगिनत कॉम्बिनेशन ही दुनिया भर में त्वचा के अलग-अलग शेड्स बनाते हैं। प्रकृति की जटिलताएं वाकई खूबसूरत हैं, लेकिन इस खूबसूरती के गणित को सबसे पहले समझने वाले इंसान ग्रेगर मेंडल के साथ इतिहास में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। बहुत बड़ी ट्रेजेडी। उन्होंने अपने ये क्रांतिकारी नियम 1865 में ही दुनिया के सामने रख दिए थे, लेकिन 1900 तक यानी पूरे 35 सालों तक उनके काम को किसी ने पहचाना ही नहीं। हाँ, ये बहुत दुखद था। वो आदमी ये सोचकर दुनिया से चला गया कि उसका जीवन भर का काम किसी मतलब का नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। पहला तो संचार की कमी।
उस समय इंटरनेट या जर्नल्स इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थे। सही बात है। दूसरा, उस समय के वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकृति में बदलाव लगातार होते हैं, यानी कंटिन्यूस होते हैं। इसलिए वे मेंडल के इस विचार को पहचान नहीं पाए कि गुण अलग अलग स्थिर फैक्टर्स के रूप में ट्रांसफर होते हैं। उनका गणित वाला तरीका भी तो लोगों को समझ नहीं आया होगा। हाँ, बिल्कुल, उनका गणित और जीव विज्ञान को मिलाने का तरीका समय से बहुत आगे था। अंततः 1900 में डी व्रीज, कॉरेंस और वॉन शर्माक नाम की 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग काम करते हुए मेंडल के नियमों की फिर से खोज की। और 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते वैज्ञानिकों के पास बेहतर माइक्रोस्कोप भी आ गए थे, जिससे वे कोशिका के अंदर झांक सकते थे। बिल्कुल, और यहीं से 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने एक बहुत बड़ी खोज की। क्या खोज थी वो? उन्होंने माइक्रोस्कोप से सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन को देखा और पाया कि क्रोमोसोम का व्यवहार बिल्कुल मेंडल के बताए गए उन जीन या फैक्टर्स जैसा ही है। अच्छा, तो जो मेंडल ने गणित से सोचा वो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देख लिया। एकदम सही। जैसे जीन जोड़ों में होते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम भी जोड़ों में होते हैं। सटन और बोवेरी ने इस जानकारी को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़ा, जिसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। एक सिद्धांत तो बन गया, लेकिन इसे साबित करने का काम थॉमस हंट मॉर्गन ने किया, और उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए एक बहुत ही अजीब जीव चुना, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला। हाँ, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टा। इतनी बड़ी थ्योरी को साबित करने के लिए एक छोटी सी भिनभिनाती मक्खी ही क्यों? इसके पीछे का नजरिया बहुत स्मार्ट था। मॉर्गन को एक ऐसा जीव चाहिए था जिसमें विकास और पीढ़ियों का बदलाव बहुत तेजी से देखा जा सके। एक तरह का फास्ट फॉरवर्ड एवोल्यूशन। बिल्कुल, इसे एवोल्यूशन ऑन फास्ट फॉरवर्ड कह सकते हैं। ड्रोसोफिला मक्खी को लैब में आसानी से पाला जा सकता है और इसकी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 हफ्ते की होते हैं। सिर्फ 2 हफ्ते? हाँ, यानी जो काम इंसानों में सदियों लग जाते, वो इन मक्खियों में कुछ ही महीनों में हो सकता था। एक बार के प्रजनन से सैकड़ों मक्खियां पैदा होती हैं और नर मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। और इन्हीं मक्खियों की अनगिनत बोतलों के बीच मॉर्गन ने लिंकेज नाम की चीज खोजी। जी, लिंकेज। मेंडल ने कहा था कि गौण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन मॉर्गन ने पाया कि हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, मॉर्गन ने देखा कि जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तो वे अलग अलग नहीं होते, वे अक्सर एक साथ ही अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे 2 दोस्त बस में एक ही सीट पर साथ बैठना पसंद करते हो। बहुत बढ़िया उदाहरण है, बिल्कुल उसी तरह। इसे ही लिंकेज कहते हैं। ये वंशागति की कहानी सच में एक पहेली की तरह खुल रही है, लेकिन इस क्रोमोसोम वाले विज्ञान ने एक और बहुत बड़ा रहस्य सुलझाया, लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। यह कैसे तय होता है कि पैदा होने वाला जीव नर होगा या मादा? 1891 में हैंकिंग नाम के वैज्ञानिक ने कुछ कीड़ों में स्पर्म बनते समय एक रहस्यमयी चीज देखी थी, जिसे उन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया था। तो इस सब का मतलब क्या है? ये एक्स बॉडी आखिर थी क्या? और एक्स वाई होता है ना? हाँ, इंसानों और ड्रोसोफिला मक्खी में सिस्टम काफी सीधा है, XX और XY टाइप। इंसानों में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। मादाओं के पास 23वां जोड़ा XX होता है। और नर के पास? नर के पास एक X और एक उससे छोटा Y क्रोमोसोम यानी XY होता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि टिड्डों यानी ग्रासहॉपर में ये सिस्टम XX और XO प्रकार का होता है। जी हाँ। यहाँ मादा तो XX है, लेकिन नर के पास सिर्फ एक X है और साथ में O है। ये O क्या कोई अलग क्रोमोसोम है? नहीं, यहाँ O का मतलब है शून्य या क्रोमोसोम का न होना। अच्छा, मतलब खाली जगह। बिल्कुल, ग्रासहॉपर में नर के पास सेक्स क्रोमोसोम के जोड़े का दूसरा हिस्सा होता ही नहीं है, यानी नर ग्रासहॉपर में क्रोमोसोम की कुल संख्या मादा से 1 कम होती है। और पक्षियों के मामले में तो प्रकृति ने नियम ही पलट दिए हैं। इंसानों में लिंग तय करने वाले अलग अलग गैमेट यानी X और Y नर के पास होते हैं। हाँ, लेकिन पक्षियों में ये जिम्मेदारी मादाओं के पास होती है। बिल्कुल सही। पक्षियों में मादाओं के सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, जिन्हें ZW कहा जाता है। और नर पक्षी के? नर पक्षी के दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, ZZ। इसे फीमेल हेटेरोगेमिटी कहते हैं। ये सब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन नोट्स में मधुमक्खियों के बारे में जो लिखा है वो पूरी तरह से दिमाग घुमा देने वाला है। मधुमक्खियों का सिस्टम प्रकृति में सबसे अजीब है, सच में। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम क्या है? यहाँ थोड़ा रुकते हैं और इसे ध्यान से समझते हैं। यहाँ लिंग किसी X या Y क्रोमोसोम से तय नहीं होता।
बल्कि इस बात से तय होता है कि क्रोमोसोम के कितने सेट्स मौजूद हैं। सेट्स। हाँ, मादा मधुमक्खी सामान्य तरीके से स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से बनती है, इसलिए उसमें क्रोमोसोम के दोनों सेट यानी 32 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल लग रहा। लेकिन जो नर मधुमक्खी है, जिसे ड्रोन कहते हैं, वो बिना निषेचन के ही सीधे अनफर्टिलाइज्ड अंडे से पैदा हो जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के? हाँ, इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसलिए नर में सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं। जरा रुकिए, अगर नर मधुमक्खी सीधे एक बिना निषेचित अंडे से पैदा हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका कोई पिता नहीं है? एकदम सही। तकनीकी रूप से नर मधुमक्खी का कोई पिता नहीं होता, और क्योंकि वो आगे सिर्फ फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेकर मादा ही पैदा कर सकता है, इसलिए उसका कोई बेटा भी नहीं होता। लेकिन उसकी एक माँ तो है? हाँ, माँ तो है। और उस माँ का एक पिता जरूर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नर मधुमक्खी का कोई पिता नहीं है, लेकिन एक दादा जरूर है। बिल्कुल। और इसी तरह आगे चलकर इसका पोता भी हो सकता है। हाँ, ये जीव विज्ञान का एक शानदार गणितीय सच है। बिना पिता और बेटे के दादा और पोते का रिश्ता, ये जेनेटिक्स की सबसे मजेदार पहेलियों में से एक है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन जब ये इतना जटिल सिस्टम काम कर रहा है तो जाहिर है इसमें गड़बड़ियां भी होती होंगी। बहुत गड़बड़ियां होती हैं। डीएनए के स्तर पर जब कोई बदलाव आता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, और यही म्यूटेशन अक्सर परिवारों में पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियों का कारण बनते हैं। हाँ, और इन बीमारियों को ट्रैक करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल होता है। पेडिग्री एनालिसिस, जहां चौकोर निशान नर को और गोल निशान मादा को दर्शाते हैं। ये तो किसी जासूसी कहानी के नक्शे से कम नहीं है। पेडिग्री एनालिसिस वाकई जेनेटिक डिटेक्टिव का काम करता है। ये एक फैमिली ट्री के जरिए पीढ़ियों में छिपे किसी जेनेटिक श्राप या बीमारी को ट्रैक करता है। इसका कोई मशहूर उदाहरण है? इसका सबसे ऐतिहासिक उदाहरण है हीमोफीलिया, जो ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के परिवार में देखा गया था। रानी विक्टोरिया इस बीमारी की कैरियर थीं। ये बीमारी करती क्या है? ये एक सेक्स लिंक्ड बीमारी है जहां ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म काम नहीं करता। एक छोटा सा कट लगने पर भी खून बहना नहीं रुकता। बाप रे। इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस है, जो 8% पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं को केवल 0.4%। ऐसा क्यों? पुरुषों में इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि पुरुषों के पास इस एक्स लिंक्ड गड़बड़ी को छुपाने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। समझ गया। मैंने इन नोट्स में एक और बीमारी का जिक्र पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया। हाँ, ये भी एक बहुत ही अहम उदाहरण है। इसमें लिखा है कि डीएनए के अरबों अक्षरों के कोड में से सिर्फ एक अक्षर के बदल जाने से ये पूरी बीमारी पैदा हो जाती है। ये कैसे संभव है कि इतना छोटा सा बदलाव इतना बड़ा असर डाल दे? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अरबों पन्नों की एक किताब है। ठीक है। और किसी एक वाक्य में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन के छठे स्थान पर GAG नाम का कोडॉन होता है। GAG। और ये बदलकर GUG हो जाता है। सिर्फ एक की जगह यू? सिर्फ एक की जगह यू आ जाने से शरीर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन नाम का एमिनो एसिड बनाने लगता है। और इससे होता क्या है? इस एक मामूली से बदलाव के कारण लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स अपना गोल आकार खोकर एक हंसिए या सिकल के आकार की हो जाती हैं। ओहो। में खून की नलियों में फंसने लगती हैं और शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ये तो बहुत ही खतरनाक है। थैलेसीमिया भी इसी तरह की बीमारी है, बस फर्क ये है कि वहाँ हीमोग्लोबिन बनने की मात्रा ही कम हो जाती है। ये एक क्वांटिटेटिव समस्या है। ये तो जीन के स्तर की बात हुई जहां सिर्फ एक अक्षर बदला। लेकिन क्या होता है जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गलत जगह पहुंच जाए? जब कोशिका विभाजन के समय डिलीवरी सिस्टम में कोई गलती हो जाती है और किसी क्रोमोसोम की पूरी कॉपी एक्स्ट्रा चली जाती है या कम रह जाती है तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी? इसका कोई उदाहरण? इसका एक उदाहरण है डाउन सिंड्रोम, जिसे 1866 में लैंगडन डाउन ने खोजा था। इसमें इंसान के 21वें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी शरीर में आ जाती है। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इसके कारण व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। और सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो तो? अगर सेक्स क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसी स्थितियां बनती हैं। टर्नर में 44+XO होता है और क्लाइनफेल्टर में 44+XXY हो जाता है। यानी क्रोमोसोम की कमी या अधिकता से शरीर का पूरा विकास और प्रजनन क्षमता ही बदल जाती है। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा कितनी अद्भुत और आंखें खोलने वाली रही है। 8000 ईसा पूर्व में साहिवाल गायों की ब्रीडिंग से शुरू होकर
मेंडल के मठ के बगीचे से होते हुए फ्रूट फ्लाई की बोतलों से गुजरकर डीएनए के एक सिंगल अक्षर में होने वाले म्यूटेशन तक। जीवन का पूरा रहस्य इसी में छिपा है। हाँ, हमारी विविधता और हमारी समानता सब कुछ इस क्रोमोसोम और जीन की कोड भाषा में ही लिखा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या इंसान ये मानता है कि उसका जीवन, उसकी पसंद, उसकी क्षमताएं पूरी तरह से उसके अपने नियंत्रण में है, लेकिन जब हमने देखा कि डीएनए के एक सिंगल अक्षर का बदलाव किसी कोशिका का आकार बदल सकता है, हाँ, सिकल सेल की तरह, या एक अतिरिक्त क्रोमोसोम किसी इंसान का पूरा शारीरिक और मानसिक जीवन बदल सकता है, तो क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारे चुनाव और हमारा व्यवहार वाकई पूरी तरह से स्वतंत्र है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। या फिर ये संभव है कि हम बस अपने भीतर बैठे उस प्राचीन जेनेटिक कोड के निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं? फ्री विल और जेनेटिक प्रोग्रामिंग के बीच की रेखा कहाँ खींची जाती है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। क्या बात है! ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। इंसान कितना आजाद है और कितना अपनी जीन्स के इशारों पर चलने वाला प्राणी। इस गहरे सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि वंशागति और विविधता के इस विज्ञान ने दुनिया और खुद को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। सुनते रहिए